एक बेहद सर्द रात थी। स्टेशन मास्टर अपनी नई पोस्टिंग पर ठंड से कांप रहा था। वो मन ही मन अपनी बदली को कोस रहा था जब अचानक ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। सामने से एक तेज रफ्तार ट्रेन धूल उड़ाती हुई आ रहे थे। स्टेशन मास्टर ने अपनी हरी लालटेन लहराई, लेकिन तभी उसने ट्रेन के साथ एक और चीज़ देखी जो उतनी ही तेज गति से उसकी ओर बढ़ रहे थे। स्टेशन मास्टर ने घबरा कर सोचा, ये कैसी भला है जो ट्रेन के साथ दौड़ रही है? अरे ये तो मेरी ओर आ रही है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो अज्ञात चीज एक चीख के साथ उसके शरीर से गुजरी और स्टेशन मास्टर के शरीर के चिथड़े उड़ गए। ये घटना आज से 24 साल पहले हुई थी। 24 साल बाद अनिल एक सुनसान स्टेशन पर पहुंचा। यह जगह किसी शमशान की तरह वीरान थे। ना कोई इंसान, ना कोई परिंदा। उसे सिर्फ एक आदमी दिखा जिससे वो अपनी मुंबई जाने वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म के बारे में पूछने चला। अनिल ने कई बार आवाज़ दी, भाई साहब सुनिए ज़रा, ये मुंबई जाने वाली ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? जब कोई जवाब नहीं आया तो अनिल उस शख्स के करीब गया। उसने जो देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो आदमी अपने हाथों से स्टेशन पर लिखे नाम भोजपुर को काटकर उसकी जगह मौतपुर लिख रहा था और उसके हाथ लहूलुहान थे। उस पागल आदमी ने अनिल को देखते ही कहा, भाग जा यहाँ से, वो आएगी और तेरे जिस्म को भी चीरते हुए निकल जाएगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। इतना कहकर वो पागल शख्स खुद भी वहां से भाग गया। तभी किसी ने अनिल के पीठ थपथपाते हुए कहा, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? ये स्टेशन मास्टर था। अनिल ने बताया कि उसे मुंबई जाना है और उसकी टिकट दिखाते हुए कहा कि उसे प्लेटफॉर्म नंबर पता नहीं। स्टेशन मास्टर ने कहा, अच्छा तो तुम वो पहले यात्री हो जो 24 साल बाद इस स्टेशन से अपनी ट्रेन पकड़ेगा। अनिल हैरान रह गया। 24 साल बाद? आप क्या कह रहे हैं? स्टेशन मास्टर ने समझाया, हाँ, क्योंकि इन 24 सालों में इस स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी, और अगर रुकी भी तो उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। अनिल घबरा गया। ऐसा क्या हुआ था 24 साल पहले और कौन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा? स्टेशन मास्टर साहब, मुझे अब डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर ने उसे ठाढ़स बंधाते हुए कहा, डरते क्यों हो? उसने अपना इंतकाम ले लिया है। वो अब किसी को नहीं मारेगी। चलो मैं तुम्हें स्टेशन की कहानी सुनाता हूँ। वैसे भी अभी तुम्हारी ट्रेन आने में काफ़ी वक्त है। स्टेशन मास्टर ने कहानी शुरू की। आज से 24 साल पहले ये मनोहर नाम का एक स्टेशन मास्टर था। अतीत में झांकते हुए मनोहर अपनी बेटी लक्ष्मी से कहता है, बेटी लक्ष्मी, आज फिर तेरी वजह से मैं देर हो जाऊंगा। तू रोज ऐसा करती है। तो इस पर लक्ष्मी जवाब देती है, पिताजी बस 1 मिनट, ये लीजिए, पहले आप ये स्वेटर पहन लीजिए और मफलर भी, बाहर बहुत सर्दी है। अगर मैं ना रहूं तो आप 2 दिन में ही तबीयत खराब कर लेंगे। मनोहर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ देख रहा हूँ, तुम बेटी से धीरे धीरे माँ बनती जा रही हो। तू तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, मुझे तो अकेला ही रहना है। तो लक्ष्मी तुरंत जवाब देती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली आपको छोड़कर, और अगर किसी ने मुझे आपसे दूर करने की कोशिश की तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। मनोहर हंसते हुए कहता है,
तेरा गुस्सा हमेशा नाक पर ही रहता है। पता नहीं अपने पति का क्या हाल करेगी तू। चल अब मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन आने वाली है। अगर टाइम पर सिग्नल नहीं दिया तो हज़ारों पैसेंजर बेवजह परेशान होंगे। उसी वक्त एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में सुरेश, अमन और राहुल 3 दोस्त हैं। तो सुरेश ने कहा, यार अमन, घंटों में ऐसे ही चले जा रहे हैं, क्या बकवास ट्रेन है ये। हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है पूरे कंपार्टमेंट में। राहुल ने भी सहमति जताई। हाँ अमन, सुरेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे जब अकेले ही जाना था तो गाड़ी से आ जाते हैं, ये ट्रेन में खटर खटर करते हुए आने की क्या ज़रूरत थी। अमन ने उन्हें चुप रहने को कहा। अरे चुप बैठो तुम दोनों, बहुत सुन ली तुम्हारी। जिन लड़कियों से बात करी थी साथ चलने की, वो तो आई नहीं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो सुरेश ने मजाक में कहा, लड़कियां साथ नहीं आई तो क्या हुआ, रास्ते में से किसी को उठा लेंगे। वैसे भी तेरा बाप मिनिस्टर है, फिर किस बात की टेंशन है तुझे। अमन ये सुनकर बोला, अच्छा रुको, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम, सबको मज़ा आएगा। इधर मनोहर अपना खाना और गर्म कपड़े घर पर भूल गया, इसलिए लक्ष्मी घर से खाना और गर्म कपड़े लेकर स्टेशन की ओर निकली। स्टेशन पहुंचकर उसने मनोहर से कहा, आज फिर सब कुछ भूलकर काम पर चले आए ना। मैं ना रहूं तो पता नहीं आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे। तो इस पर मनोहर ने जवाब दिया, अच्छा हुआ तू आ गई, बहुत तेज भूख लगी है। मनोहर की भूख की बात सुनकर लक्ष्मी ने उसे खाने का डिब्बा, स्वेटर और मफलर पकड़ाते हुए कहा, अच्छा रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, फिर दोनों साथ में खाना शुरू करेंगे। इतना कहकर लक्ष्मी पानी लेने के लिए बढ़ी ही थे कि तभी एक ट्रेन आकर स्टेशन पर खड़ी हुई। स्टेशन पर आवाज़ गूंजी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। लक्ष्मी पानी लेने जा रहे थे कि तभी ट्रेन का दरवाज़ा खुला और अमन, सुरेश और राहुल तीनों दरवाजे पर खड़े लक्ष्मी को देखकर हंस रहे थे। राहुल ने कहा, अरे मौका सही है, मैं तो कहता हूँ उठा ले। तो सुरेश ने भी कहा, हाँ अमन उठा ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, न ट्रेन के कंपार्टमेंट में कोई है और ना ही स्टेशन पर। जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो फिर किसका डर। और भूल मत, तेरा बाप मिनिस्टर है, मिनिस्टर। राहुल और सुरेश की बातें सुनकर अमन दबे पैरों से लक्ष्मी के पास आया और उसे जबरदस्ती अपनी तरफ खींचने लगा। राहुल और सुरेश भी उसकी मदद करने लगे। लक्ष्मी चीखते हुए बोली, पिताजी, पिताजी बचाओ मुझे, ये लोग जबरदस्ती मुझे ले जा रहे हैं। लक्ष्मी की चीख सुनकर मनोहर तुरंत अपनी बेटी को बचाने दौड़ा, लेकिन तब तक अमन, राहुल और सुरेश लक्ष्मी को ट्रेन के अंदर लाकर दरवाज़ा बंद कर चुके थे। मनोहर गिड़गिड़ाने लगा और भीख मांगने लगा। मनोहर अपनी बेटी को बचाने के लिए हाथ जोड़ रहा था कि ट्रेन भी चलने लगी। मनोहर भी ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगा। लक्ष्मी किसी तरह खुद को बचाकर खिड़की के पास आई और अपने पिता को देखकर रोने लगे। लक्ष्मी रोते हुए बोल रहे थे कि अमन ने उसके बाल पकड़े और उसे खिड़की में दे मारा, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा। लक्ष्मी के साथ ये सब होता देख मनोहर को सदमा लग गया, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि मनोहर का पैर फिसला और एक चीख के साथ ट्रेन ने उसके भी टुकड़े कर दिए। अपने पिता की चीख सुनकर लक्ष्मी को पता चल गया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और अमन का मुंह नोचकर दरवाजे पर आकर खड़ी हुई और उन तीनों से कहा, जिस तरह तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी,
मैं भी तुमको उसी तरह मिट्टी में मिला दूंगी। याद रखना, मैं जब तक तुम लोगों के खून से नहा नहीं लेती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना कहकर स्टेशन मास्टर ने एक लंबी सांस ली। अनिल ने स्टेशन मास्टर से पूछा, पर आपने तो कहा था कि लक्ष्मी ने अपना बदला ले लिया। उसने तो ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी, फिर उसका बदला कब पूरा हुआ? तो स्टेशन मास्टर ने समझाया, लक्ष्मी की मौत के बाद उसकी आत्मा इस स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन का पीछा करती और जो भी उसके रास्ते में आता वो उसके चीथड़े उड़ा देती। इस डर से पैसेंजर्स ने यहाँ पर उतरना बंद कर दिया और धीरे धीरे ट्रेन भी यहाँ नहीं रुकने लगी। लेकिन फिर ऊपर वाले ने अपना इंसाफ दिखाया और 24 साल बाद फिर से वो तीनों एक साथ इसी रास्ते से मुंबई जा रहे थे। स्टेशन मास्टर ने अपनी कहानी जारी रखी। तभी लक्ष्मी की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तो आ ही गए तुम लोग वापस। अब मैं तुम्हारे खून से नहाऊंगी। आज वो दिन आ गया। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी ने राहुल और सुरेश की गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया और वो तड़प तड़प कर मर गए। लक्ष्मी ने जिस भयानक तरीके से राहुल और सुरेश को मारा, ये देखकर अमन की रूह कांप गई। वो तुरंत लक्ष्मी की आत्मा के सामने खड़खड़ाता हुआ बोला, मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने दोस्तों के बहकावे में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपने गुनाहों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अमन ने आगे कहा, मैं बस अपने पापा को ढूंढने जा रहा था। अगर पता होता कि तुम मेरी मौत बनकर मेरा इंतज़ार कर रही हो तो मैं कभी इस रास्ते से नहीं गुजरता। लक्ष्मी ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मुझे पता था कि तू अपने बाप को ढूंढता हुआ इस रास्ते से ज़रूर गुजरेगा, इसलिए मैंने तेरे बाप को पहले ही अपने पास रखा हुआ है। वो देख। अमन ने जब लक्ष्मी की नज़रों का पीछा किया तो उसे अपने सामने अपने मिनिस्टर पिताजी को देखा, जो अपनी बाहें फैलाए अमन को गले लगाने को तैयार थे। लक्ष्मी ने कहा, जिस तरह मेरे पिताजी मुझे तड़पता देख मर गए, उसी तरह तेरे पिताजी भी तुझे तड़पता देख कर मर जाएंगे। अपने पिता को बाहें फैलाए देख अमन उनके गले लगने ही वाला था कि लक्ष्मी अमन के जिस्म में तेजी से गुजरते हुए निकलती है, जिससे उसके जिस्म के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये सब देखकर अमन के पिता की चीख निकल जाती है और इनका दिमाग वो पागल हो जाते हैं। अनिल ने स्टेशन मास्टर से कहा, तो वो जो पागल मैंने देखा था वो अमन का बाप मिनिस्टर है? स्टेशन मास्टर ने पुष्टि की, हाँ, वो पागल अमन का बाप है। अब ये छोड़ो और अपनी ट्रेन पकड़ो। अमन उसी वक्त ट्रेन पकड़ता है और मुंबई शहर के लिए निकल जाता है, इस भयानक स्टेशन के रहस्य को अपने साथ लेकर। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं और मेरी बचपन की दोस्त स्नेहा आज फिल्म देखने जाने वाले थे और जैसा कि लड़कियां अक्सर करती है, उसे तैयार होने में लेट हो गया। हमने शाम 6:30 बजे वाले शो की टिकट ली थी। थिएटर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था, पर शाम को 6 बजे के करीब ऑफिस और कॉलेज छूटने लग जाते हैं, जिस कारण काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है और आधे घंटे दूर जगह पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। हमारा प्लान था 5:30 बजे निकलने पर हम हो चुके थे 5:48। हमने बस पकड़ी पर देखा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था, जिससे हमने अनुमान लगाया
कि हमारी फिल्म के लिए काफ़ी लेट हो जाएंगे। तब स्नेहा ने कहा कि चलकर अगर जाएं तो हम 6:30 बजे से पहले पहुंच सकते हैं। स्नेहा बचपन से ही साहसी और चंचल किस्म की थी और मुझे उसे कुछ ऐसे प्लान की ही उम्मीद थी। वो ये बोलकर सीधे दौड़ पड़ी। बस से उतरकर मैं भी उसके पीछे भाग लिया। उसने बताया कि उसे कुछ गलियां मालूम है जहां से निकलने पर उनका समय बच सकता है, पर वो गलियां बस्ती से होकर गुजरती है जहां ज़्यादातर मजदूर लोग रहते हैं। वहां गुंडे, चरसी और शराबी सभी तरह के लोग मिल जाएंगे और इसलिए मैं वहां जाने के खिलाफ था। फिर भी वो नहीं मानी और भागती हुई चली गई। मैं भी उसका पीछा करने लगा। वो गली काफ़ी संकरी थी, सिर्फ एक आदमी के आने जाने की जगह थी। साथ ही वहां अंधेरा भी था और वो गली सुनसान भी थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं कोई गुंडा अचानक से हम पर हमला न कर दे, पर स्नेहा के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसे तो मजा आ रहा था। यूं ही हम अंदर जाते गए और हमें सामने एक चौराहा दिखा। तभी हमारे दाईं ओर वाली गली से एक औरत जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और पागल सी लग रही थी, उसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया। फिर वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम दोनों उस पीले फूल वाले पेड़ से उससे दूर रहना। वो जो सफ़ेद इमारत के पास है वहाँ बिल्कुल मत जाना, वरना बुरा हाल होगा। और फिर वो हंसते हुए पागलों की तरह बाईं वाली गली में कहीं गायब हो गई। स्नेहा को ये सब सुनकर काफ़ी एक्साइटमेंट हो गई और वहीं मैं काफ़ी डर चुका था। मैं स्नेहा को वापस घर जाने के लिए बोलने लगा, पर वो नहीं मानी। आखिर हम उन गलियों से बाहर निकले और मेन रास्ते पर पहुंचे। अचानक से आसमान में काले बादल जमा होने लग गए और बिजली भी कड़कने लगी। मुझे ये किसी अनहोनी की निशानी लग रहे थे। मेरा डर बढ़ने लगा। फिर थोड़ा आगे जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे हमारे सामने एक सफ़ेद इमारत के पास एक पेड़ दिखाई दे रहा था जिस पर पीले फूल थे। मैंने स्नेहा को रोका और कहा कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी और आगे दौड़ पड़ी। मैं भी तेजी से आगे बढ़ा और स्नेहा को पीछे धक्का देकर उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। और तभी जहां मैं खड़ा था तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन के नीचे से किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया हो। पहले तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे वो पकड़ जोर होने लगी। बादल जोरदार गरज रहे थे और ऐसा लगा जैसे बिजली मेरे पास ही कड़की हो। मैं डर के मारे वहां पर थर-थर कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे पैर इतने भारी से क्यों होने लगे। मैंने बहुत हिम्मत करके अपना एक पैर आगे बढ़ाने की कोशिश की ताकि मैं वहां से निकल सकूं, मगर मेरा पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पैरों को पकड़ कर रखा हो और मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा हो। मैंने स्नेहा को ये बात बताई। उसने मोबाइल का टॉर्च मारकर नीचे ज़मीन पर देखा, मगर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मगर मैं साफ महसूस कर पा रहा था कि किसी ने मेरे दोनों पैरों को पकड़ रखा है, मगर कोई हाथ या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं डर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं अपने पैरों को चाह कर भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तभी वो हाथ जिन्होंने मेरे दोनों पैरों को पकड़ रखा था, जो कि दिख नहीं रहे थे, उन्हीं हाथों ने मुझे एकदम से ज़मीन पर पटक दिया और फिर मुझे घसीटता हुआ
उस सफेद इमारत के भीतर ले जाने लगा। मैं घसीटता हुआ उस इमारत के अंदर जा रहा था और स्नेहा भागती हुई मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं खींचता हुआ उस सफेद इमारत के अंदर जा पहुंचा। मेरे पीछे पीछे स्नेहा भी आई। मोबाइल की फ्लैशलाइट में वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो हाथ मैं अभी भी अपने पैरों पर महसूस कर पा रहा था। तभी मुझे ध्यान आया, मेरी माँ ने बताया था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो फिर एक ही काम करना। तो मैंने वही किया। मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही मैंने महसूस किया कि वो हाथों की पकड़ मेरे पैरों पर से धीमी होती जा रही है। धीरे धीरे वो हाथ ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने मेरे पैरों को छोड़ दिया हो, जिसके बाद मैं उठा और फिर हम दोनों भागते हुए उस इमारत से दूर जा खड़े हुए। वो सब क्या था मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, मगर वो जो कुछ भी था मामूली तो नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। उसके मुताबिक वो आज से करीब 5 साल पहले एक गांव में गया था। दरअसल वहां पर उसे एक काम मिला था। एक जमींदार की बहुत पुरानी हवेली थी। उसे बस उस हवेली की पहरेदारी करनी थी रात के वक्त। जरूरी ये था कि उस हवेली में बहुत सारी महंगी चीजें बहुत ही पुरानी और कीमती थी। वो चीजें कहीं चोरी ना हो जाए, बस उसे यही देखना था। हवेली के बाहर एक छोटा सा बेंच लगा हुआ था। वहीं पर बैठकर उसे रात भर हवेली की पहरेदारी करनी थी। बस यही काम था और इस काम के लिए उसे काफी अच्छे पैसे भी मिलने वाले थे। तो इस पर मेरा दोस्त तैयार हो गया। उसका नाम रवि था। रवि को ऐसे काम की ही तलाश थी जहां बस उसे बैठकर एक चीज को ही देखते रहना था। कोई ज्यादा मेहनत नहीं, बस रात भर जागना ही तो था। उसमें भी अगर बीच में एक आध झपकी ले भी ली तो क्या ही जाएगा। यही सोचकर उसने वो काम चुन लिया। काम पर उसका वो पहला दिन था, यानी कि पहली रात। वो रात कुछ अजीब सी थी। सनसनाती हवाएं चल रही थी। माहौल कुछ अजीब सा था। आसमान पर बादल थे, किसी भी पल बारिश आ सकते थे। वो इसके लिए पहले से ही तैयार था, इसीलिए तो वो अपने साथ में छाता भी लेकर आया था। वो वहां पर बैठा बैठा उस हवेली को चारों तरफ से देखे जा रहा था। हवेली काफी पुरानी सी मालूम पड़ रहे थे। उस अंधेरे में भी पता नहीं क्यों वो हवेली जैसे चमक से रहे थे। एक अजीब सी रोशनी थी वहां। खैर, वो काफी पुरानी और बहुत ही कीमती मालूम पड़ रहे थे। उसके अंदर भी काफी कीमती सामान है, ऐसा उसके मालिक ने कहा था रवि को। रवि सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा कीमती सामान है कि उसे एक चौकीदार को रखना पड़ा। और अगर इतना ही कीमती सामान है तो वो मालिक खुद इस हवेली में क्यों नहीं रहता। यही सोचकर रवि के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना एक बार इस हवेली के अंदर जाकर देखा जाए, पता नहीं इसके अंदर क्या है। यही उत्सुकता उसे खाए जा रहे थे। वो अपना टॉर्च लेकर उठा। छाता उसने वहीं बेंच पर ही छोड़ दिया और वो उस हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगा। टॉर्च की रोशनी में वो हवेली काफी चमक से रहे थे। वो उस हवेली के टूटे हुए मेन दरवाजे को सरकाकर अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर भी एक और दरवाजा था।
जिसके बाद ही वो हवेली में दाखिल हो सकता था। वो उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि बाहर कोई ताला नहीं लगा है। उसे हैरानी हुई कि अगर इतना ही कीमती सामान है तो फिर बाहर एक ताला क्यों नहीं लगवाया। खैर, उसने दरवाजे को सरकाकर हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके कानों में किसी ने फुसफुसा कर कुछ कहा हो। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया, मगर फिर उसने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गया है तो क्यों ना हवेली के अंदर भी जाया जाए। तो वो हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर टॉर्च की रोशनी में कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां काफी ज्यादा अंधेरा था। खैर, वो टॉर्च घुमाकर इधर उधर देखने लगा। वहां पर कुछ चीजें थी, पुराने सोफे, कुछ तस्वीरें और कुछ कलाकृतियां भी। रवि ने सोचा कि बेशक ये बहुत महंगी होंगी, इसीलिए तो मालिक ने मुझे यहाँ पर रखा है इनकी देखभाल करने को। रवि ये सब सोचकर अभी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमा ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत आ खड़ी हुई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखें लाल चमक रहे थे। उस औरत को एकदम से अचानक से पाकर रवि वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वो बहुत डरा हुआ था। वो घसीटते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वो औरत भी लगातार उसकी ओर बढ़ रहे थे, मगर तभी रवि एक झटके से उठा और वो हवेली से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वो औरत बाहर नहीं आ रहे थे, वो उस हवेली के अंदर ही थे। रवि भागते भागते वहां से दूर जा पहुंचा। उसने इस बात का जिक्र अगले दिन उस हवेली के मालिक जमींदार से किया तो उसने बताया कि दरअसल बहुत पहले उस हवेली में एक घटना घटी थी, जिसके बाद से वो हवेली भूतिया हो गई है। उसमें कोई भी रह नहीं सकता और उसमें बहुत से कीमती सामान भी है जिसकी देखभाल भी करनी होती है। इसीलिए उन्होंने रवि को रखा था, मगर रवि ने उसी दिन ही वो नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।